हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले कौन से टॉपिक है, कुछ बेसिक बाइफर्केशंस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा था कि वहाँ पर चार्ज जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, पर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज होते हैं वो मोशन में होते हैं। जैसा लिखा गया है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो यहाँ पर ये होता है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहाँ पर चार्ज जो है वो मोशन में होंगे और यही जो फिनोमिना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने किसी एक पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, तो सबको पता है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। सो करंट यहाँ से स्टार्ट करेगा। तो किसी कंडक्टर के अंदर दो चार्ज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो जैसे जैसे करंट पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव चार्ज पर इधर से रिपल्सन का फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण ये जो घटना होगी पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन के कारण करंट का उसी की डायरेक्शन में ही चलना, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट का चलना, ये घटना कहलाती है आपकी कन्वेंशनल करंट। और जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और इसी घटना का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी घटना का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जब अब बात करते हैं अब करंट की, तो ये करंट क्या है, यहाँ पर जो करंट है वो चार्ज के मोशन में रहने के कारण जनरेट होता है। तो अब जैसे कि मैं एग्जांपल के द्वारा अपनी बात क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अगर मेरे पास में दो रोड है, इन दोनों रोड को अलग अलग पोटेंशियल्स पर हमने चार्ज किया। लेट्स से इस रोड को चार्ज किया 10 वोल्ट पर और इस रोड को चार्ज किया 20 वोल्ट पर। तो आपको पता है दोनों रोड में से हायर पोटेंशियल पर कौन सी रोड है, 20 वोल्ट। तो आपको पता होगा चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करते हैं, जिस कारण चार्ज का फ्लो 20 वोल्ट से 10 वोल्ट की ओर फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। और ये चार्ज फ्लो कब तक होगा, ये चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों रोड सेम पोटेंशियल पर ना आ जाए। तो इसी दौरान एक फिनोमिना और अकर कर जाता है जब चार्ज फ्लो होता है, और उसी फिनोमिना का नाम होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज के चलने के कारण कंडक्टर के अंदर होने वाली एक्टिविटी जो चार्ज को चलाने का कार्य करती है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाय ए टी। अगर आपके पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए 1 मीटर स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, और ये टाइम हम 1 सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। सो हमारे पास करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू क्यू। मीन्स दैट कोई भी कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड उसका टाइम हो, तो उसमें फ्लो करने वाला चार्ज ही इलेक्ट्रिक करंट होगा। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड, किसी कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा वही होगी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर।
और नेचर में इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहीं से इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बताते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल then electric potential V will be directly proportional to the electric current. This phenomena is known as Ohm's law. अब इसे और अच्छे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि आपको Ohm's law और अच्छे से क्लियर होता जाए। इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल, इसका मतलब है कि सपोज मेरे पास में कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब अगर हम किसी, ये सपोज एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर को हम कुछ पोटेंशियल देते हैं और करंट इसमें फ्लो होता है बट ये मेल्ट ना हो, तो वहीं तक ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और चीज समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, सपोज ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसे हमने इनिशियली 10 वोल्ट दिया, तो जितना वोल्टेज दिया उसी के अकॉर्डिंग करंट मिला। सपोज करंट मिला 1 एम्पियर। फिर हमने क्या करा, इस पोटेंशियल को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, 20 वोल्ट पर लेकर आए, अब हमें करंट मिला 2 एम्पियर। कंडक्टर की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, जैसे हमने 30 वोल्ट दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मिला 3 एम्पियर। बट जैसे ही हमने 40 वोल्ट इस कंडक्टर के क्रॉस अप्लाई करा, इस केस में ये जो कंडक्टर है ये मेल्ट हो गया। तो क्या स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन में जैसे हमारा 10 वोल्ट था 1 एम्पियर मिला, 20 वोल्ट था 2 एम्पियर मिला, 30 वोल्ट था 3 एम्पियर मिला, क्या अब 40 वोल्ट पर भी हमें 4 एम्पियर मिलने वाला है? तो आंसर है नो, बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि जो कंडक्टर है ना वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर चुका था, वो मेल्ट हो चुका था। तो अब जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया उतना करंट हमें मिलने वाला नहीं है। तो केवल ओम्स लॉ वहीं तक वैलिड होगा जहां तक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में कोई चेंज ना हो, वहीं तक हमारा ओम्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। तो अगर हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो V इज इक्वल टू IR, where R is रेजिस्टेंस। तो जब एक ग्राफ ड्रॉ करा गया ओम्स लॉ के लिए, यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं करंट और यहां पर एज्यूम कर लेते हैं वोल्टेज। वोल्टेज इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। सपोज जैसे हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया था, करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर। सिमिलरली वोल्टेज 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, जैसे ही 10 वोल्ट अप्लाई किए 1 एम्पियर मिला, जैसे ही 20 वोल्ट अप्लाई किए 2 एम्पियर, जैसे ही 30 वोल्ट अप्लाई किए 3 एम्पियर। तो जब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ की गई तो वो एक स्ट्रेट लाइन आई, जिससे पता लगता है कि ओम्स लॉ का जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये बात होती है ओम्स लॉ की। अब यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक जो है वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which opposes the flow of electric current।
मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जो करंट के रास्ते में रुकावट का काम करती है रेजिस्टेंस कहलाती है। और जैसे ओम्स लॉ में हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम, इसका यूनिट होता है ओम। जैसे ही हमने ओम्स लॉ में ड्राइव किया था V इज इक्वल टू आई आर, तो यहां से कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन I। द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द कंडक्टर ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। तो यहां से एक और यूनिट इसका निकल सकता है वोल्ट पर एम्पियर। अब रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वे फैक्टर कौन से हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वे कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द मटेरियल पर रेजिस्टेंस बिल्कुल डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास में एक प्लास्टिक की रोड है तो डेफिनेटली उसके क्रॉस रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने वाला है। वहीं पर अगर हमारे पास एक आयरन रोड है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होने वाला है। आयरन की कंपेरेटिवली अगर हमारे पास में एक सिल्वर का रोड है तो उसमें रेजिस्टेंस अप्रोक्स नेग्लिजिबल होने वाला है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस उस पर भी डिपेंड करता है। इंसुलेटर होगा तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, कंडक्टर होगा तो अप्रोक्स नेग्लिजिबल होगा, सेमीकंडक्टर होगा तो वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच अपनी रेजिस्टेंस लाई कराता है। तो वे कौन से फैक्टर है, और तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर हमारे पास सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ L और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तब इस केस में रेजिस्टेंस का लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पर वहीं पर किसी भी कंडक्टर का एरिया जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड कर देते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इसकी जगह एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं और कांस्टेंट क्या है, रो। वेयर व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। मींस ये जो रो है रेजिस्टिविटी, ये ही इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जो प्रॉपर्टी होती है उस कंडक्टर की, उसी को डिफाइन करने वाले टर्म का नाम होता है आपका रेजिस्टिविटी। इसे हम और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर इस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर मान लिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान लिया जाए, देन R इज इक्वल टू रो। सो हम कह सकते हैं कोई भी कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, उसमें प्रेजेंट रेजिस्टेंस ही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो ये बात हुई रेजिस्टिविटी की। यहां से हम रेजिस्टिविटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R रो इज इक्वल टू RA/L। R रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, कैंसिल आउट, तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपका होता है ओम मीटर। तो ये बात अब तक की हुई आपकी रेजिस्टिविटी तक की। रेजिस्टिविटी का ही एक अपोनेंट होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू आपका होता है 1/रो। आप बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। और इसका यूनिट क्या होगा,
इसका यूनिट होगा ओम मीटर इनवर्स। कुछ और टर्म्स यहां पर डिफाइन की जाती है, जैसे आपकी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इसे रिप्रेजेंट कर जाता है जी से, जी इज इक्वल टू होता है 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? ओम इनवर्स। फिर एक और छोटा सा डेफिनेशन आपका जो बहुत काम में आने वाला है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को आप J से रिप्रेजेंट करते हैं और J इज इक्वल टू होता है आपका I/A। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर है, तो आप बोल सकते हैं इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर देन J इज इक्वल टू I। मींस दैट किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर एरिया में को जितना करंट पास होगा वही होगी आपकी करंट डेंसिटी। और यूनिट की अगर करंट डेंसिटी की बात करते हैं तो यूनिट होता है करंट डेंसिटी का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। Let's continue our topic, vectors form of Ohm's law। क्या है वेक्टर फॉर्म्स ओम्स लॉ की? अगर बच्चे हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसे आपने किसी V पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया हुआ है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ए इधर होगा तो ए इधर होगा। अगर आपने इधर से V वोल्टेज अप्लाई किया तो इसमें फ्लो करने वाली करंट होगी आपकी I। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जैसे जैसे करंट इसके इस एंड ए की ओर बढ़ता जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा और इस एंड ए पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा। तो इस कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो आपको एक रिलेशन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EL। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अब आपने पढ़ा बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके इक्वल रखते हैं तो EL इज इक्वल टू IR। और अभी आपने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से we know that R is equal to rho L by A। Replace this value of R in equation number 3rd। So we can say that EL is equal to I into rho L by A। यहाँ L से L कैंसिल आउट होगा और अभी आपने पढ़ा E is equal to I rho by A। और I by A ये होती है आपकी करंट डेंसिटी। तो E is equal to J into रो। रेजिस्टिविटी तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, डेफिनेटली स्केलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो फॉर्म है आपकी E इज इक्वल टू J रो, ये आपका वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। आप इसे कंडक्टिविटी की टर्म्स में भी डेराइव कर सकते हैं। We also know that सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, ये वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, और रो इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। E इज इक्वल टू J इंटू 1 बाय सिग्मा और J इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा। तो यहां से ये आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी होगा। चलिए बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट।